आप सोच रहे होंगे आज मैम अपने साथ में किसको लेकर आई हैं, ये कौन से सर हैं। तो आज हम एक जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं, जो बेसिकली उन सभी हमारे दोस्तों के लिए है जिनकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है और अभी उनके पास शायद से किसी भी रीज़न से जॉब जो है उनको नहीं मिल पाई है और वो चाहते हैं कि इस साल सरकारी नौकरी उनको मिल जाए। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि आसान तरीके से मिलने वाली ये जॉब है जिसके बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हो पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है कि कम कॉम्पिटिशन, शानदार सैलरी, नो मैथ्स। हमें सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो मैथ्स में ही लगता है, तो मैथ्स वाले जो है खौफ को यहाँ पर हम एकदम कम कर देंगे और सारा काम किसका है? ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन क्यों लिखा है भई? क्योंकि ये जो जॉब प्रोफाइल है ये एक्चुअली ट्रांसलेटर की ही है और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में हमें ये प्रोफाइल मिलती है और मुझे लगता है कि 12-13 एग्ज़ाम्स के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है? हिंदी ट्रांसलेटर की ये जॉब है बेसिकली, ठीक है? यानी कि लैंग्वेज जो बाहर की लैंग्वेजेज़ जितनी भी हैं, चाहे वो इंग्लिश है या फिर फ़ॉरेनर्स जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं, जब भी कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो हमारे देश में एक आधार मानते हुए हिंदी में हर एक डॉक्यूमेंट को प्रेज़ेंट करना ज़रूरी होता है और जिसके लिए सरकार हर साल, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर की जो अलग-अलग विभागों में ज़रूरत होती है, उसकी वैकेंसी आउट करती है और इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है? बस एक चीज़ की आवश्यकता है, वो है आपकी पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। ये हैं आशुतोष सर, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, एक्सपर्ट हैं क्योंकि ऑलरेडी इसी प्रोफ़ाइल पर वर्किंग हैं, ठीक है? अभी सर बैंक एसओ हैं, आईबीपीएस बैंक एसओ, ठीक है? और सर जिस प्रोफ़ाइल पर वर्किंग हैं, वो सेम वही काम करना होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है? और सर सैलरी बता पाएँगे अपनी, ठीक है? तो सर से अपनी सैलरी का भी डिस्कशन कर लेंगे, जो भी डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में पूछते जाइएगा, सर क्लियर करते जाएँगे। ओवर टू यू सर। एक बार अच्छे से बता दीजिए इस प्रोफाइल के बारे में ताकि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका बीएड नहीं है ना? या फिर वो टीचिंग में नहीं जा पा रहे टेट वगैरह हमने लिखवाया है थंबनेल पे। टेट की, बिल्कुल। बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। जो लोग इस प्रोफाइल पर आना चाहते हैं, तो दोस्तों बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय और मैं, जैसा कि मैम ने बताया, कि अभी वर्तमान में इसी पोस्ट पर वर्किंग भी, कार्य भी कर रहा हूं। तो आपको जानकारी देने के लिए बेसिकली इस चैनल पर आज उपस्थित हूं। तो देखेंगे, सीखेंगे और इस जॉब के बारे में वो सारी जानकारियां इकट्ठी करेंगे जिसका आपको इंतजार है। और यदि आप टीचर बनने की राह पर थे, किसी वजह से, वो कहते हैं ना, कभी कभी समय नहीं होता, कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके लिए डेस्टिनी बनकर सामने आती हैं। तो बच्चों, आज आपके लिए ये एक डेस्टिनी की तरह ही काम करेगा। यदि आप किसी वजह से टीचिंग वाले एग्जाम्स में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, दिन प्रतिदिन एक तो भर्ती रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, दूसरा अगर भर्ती आ भी जाते हैं तो पेपर लीक जैसी समस्याएं, उसके बाद फिर आयोजन उनका, फिर लंबा चौड़ा इंतजार, इन सभी समस्याओं का हल लेकर आज आपके सामने उपस्थित हैं। इसके बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रोफाइल जो मैम ने बताया आपको, ये है हिंदी ट्रांसलेटर की। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो राजभाषा है वो हिंदी है, यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कोई भी सरकारी काम, जो आप दस्तावेज देखेंगे, वो संविधान के मुताबिक हिंदी भाषा में ही होना चाहिए, स्पेशली उन राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं। अगर आप क्षेत्र के हिसाब से बात करते हैं, तो क्षेत्र का, खा और गा 3 भागों में विभाजित किया गया है पूरे भारत को। तो क्षेत्र का और खा में आपको 100% कार्य जो है वो हिंदी में कार्य करने के लिए अनुमति है, परमिशन है और लागू है। यदि आप अंग्रेजी भाषा में कार्य करते हैं तो वो नियम के उल्लंघन माना जाता है। तो इस प्रोफाइल को पूरी समझते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या क्या अवसर आ सकते हैं, क्या क्या अवसर हो सकते हैं, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इन सब के बारे में आपको एक एक करके डिस्कस करते हुए चलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस समय बहुत सारे विभाग, बहुत सारी वैकेंसीज कहाँ कहाँ आएंगी, किन किन विभागों में आपको जाने का, नौकरी करने का मौका मिलेगा और उनको कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी क्या है। उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हुए चलते हैं कि आपको क्या क्या चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप शायद टीचर बनने के बाद भी नहीं देख पाते। देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सभी मंत्रालय, भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे किसमें, एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ये पद का नाम रहता है। बहुत बड़ा हो रखा है। चलिए, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यहाँ पर पद का नाम रहता है। इसमें एमए और डिप्लोमा, वो क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी आपको समझाऊंगा, उसको आप चिंता मत करिएगा।
ग्रेड पे 4200 है और एसएससी सीएसटी इसको कंडक्ट करता है, मतलब एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है ये भर्ती। नाम है सीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म इसको कहेंगे हम कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर। मतलब यदि आपको भारत सरकार के अधीन जितने भी मंत्रालय हैं, आपने सारी मिनिस्ट्रीज के नाम सुन लिए होंगे, उन सभी मंत्रालयों में उसके अधीनस्थ कार्यालय, मतलब जो उसके अंडर कुछ कार्यालय रहते हैं, जैसे आप विदेश मंत्रालय की बात करें तो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत पासपोर्ट ऑफिस आते हैं, वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग रीजनल सेंटर में बहुत सारे ऑफिस मिल जाएंगे आपको। इस तरह कैग एक डिपार्टमेंट है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग रीजनल सेंटर्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर भी आपको एक हिंदी ट्रांसलेटर या 2 हिंदी ट्रांसलेटर या एक सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर देखने को मिलेगा। तो यदि आप मंत्रालय में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा में जो है आपको फॉर्म भरना होगा, उसका एग्जाम देना होगा। ग्रेड पे मैंने बता दिया, कम से कम 4200 की पे लेवल 6 से शुरू होती है ये जो, और एमए और डिप्लोमा, कौन सा डिप्लोमा चाहिए होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अगर आपको केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ये इसी के थ्रू कंडक्ट होता है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में जाना है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, तो उसको सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की ये पोस्ट है। पे लेवल कितना हो जाता है इसका? पे लेवल 7 हो जाता है, और इसमें भी एमए और डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। आपको एसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा ही इसके लिए देनी होगी। तो दूसरा आपका इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट आपको पता लग गया। तीसरा इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें भी जूनियर और सीनियर दोनों ट्रांसलेशन ऑफिसर की भर्ती आती है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, आप इसके नाम से भी बहुत ज्यादा सुने होंगे, जेटीओ बोला जाता है या फिर जेएचटी बोला जाता है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इस नाम से भी आपने देखा होगा, सुना होगा। क्लियर है? कलर में कोई समस्या तो नहीं है? दूसरा ले लेते हैं। चलिए, आपने देखा एमए और डिप्लोमा होगा, 4200 से लेकर 4600 तक ये आपको नौकरी मिलेगी, और इसको भी आयोजित करने वाली जो भर्ती संस्था है वो एसएससी ही है, यानी एसएससी की सीएसटी के द्वारा ही आप इस भर्ती को देख सकते हैं, उसमें आवेदन पत्र करके आप ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है एक एक कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। पहले क्या है, पूरी सारी चीजें आपको बताता हुआ चलता हूं, फिर आपके एक एक कमेंट, किस तरह की क्वालिफिकेशन आपके पास है, उसे आप किस तरह से बना सकते हैं, अगर नहीं है तो किस तरह से बनाना है, उसके बारे में बात की जाएगी। क्योंकि आरडब्ल्यू ने इस और अपना कदम बढ़ा दिया है, आपको तैयारी करने का प्रतिबद्धता दिखा दी है, तो निश्चित रूप से अब आपको हर एक चीज के लिए तैयारी कराना ये हमारा नैतिक कर्तव्य के साथ साथ जिम्मेदारी बन जाती है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। पहले अपनी सारी चीजें जो आपको बतानी है वो बता दी जाए, फिर आपको एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो ध्यान से, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको सुनने में समझने में आसानी होगी। यदि बीच में वो रहेगा तो आपको समझने में आसानी नहीं रहेगी। अगला है सारे के सारे सरकारी बैंक भैया, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें मैंने बता दिया, मैम ने बताया कि वर्किंग भी है, तो सरकारी बैंक में राजभाषा अधिकारी पद का नाम है, आपको राजभाषा अधिकारी बोला जाएगा। इसका स्केल 1 रहता है, ये स्केल 1 से शुरू होता है। इसमें कम से कम एमए चाहिए होती है, कम से कम एमए चाहिए होती है, किसी डिप्लोमे की भी आवश्यकता नहीं है, कम से कम एमए। इसीलिए हम टीचिंग चैनल पर आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आपको जागरूक किया जा सके कि भाई जरूरी नहीं है कि 5 से 7 साल बाद आने वाली भर्ती की ही तैयारी की जाए, आप इस ओर भी अपना कदम बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आपका उद्देश्य क्या है? एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो वो बहुत अच्छे विभाग में मिल जाए तो क्या दिक्कत है। 4800 का आप इसको मिनिमम मान सकते हैं, मतलब पे लेवल 7 से भी ऊपर वाली जॉब है ये, पे लेवल 7 से भी ऊपर वाली जॉब है। और इसको कंडक्ट करने वाली जो अथॉरिटी है वो आईबीपीएस है। बैंक के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो सारे कौन कंडक्ट करता है? आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है। तो आपको देखने को मिली 2 मुख्य भर्तियां। पहली भर्ती है एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली सीएसटी परीक्षा, और दूसरी आपने देखी आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एसओ परीक्षा। तीसरी की तरफ आते हैं, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज अपने यहाँ कनिष्ठ अनुवादक रखता है, जिन्हें हम जूनियर ट्रांसलेटर बोलते हैं, कनिष्ठ अनुवादक। इसमें एमए और डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। 4200 ग्रेड पे यानी पे लेवल 6 से शुरू करता है, और इसको कंडक्ट करने वाली जो अथॉरिटी है, जो संस्था है, वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह आपने नाम सुना होगा, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही कॉमन नाम है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपके किसी भी पर्टिकुलर जोन में, रेलवे के जितने भी जोन हैं उन सभी जोन्स में एक एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बैठाया हुआ है। वो क्या करता है? उस पर्टिकुलर जोन के लिए भर्तियां करता है। जैसे अभी लेटेस्ट में बहुत ज्यादा बर्निंग टॉपिक रहता है कि आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती निकली हुई है, तो इसी तरह आरआरबी में जेएचटी की भर्ती भी आती है, जिसे हम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर कहते हैं। और इसका जो भर्ती परीक्षा है और नोटिफिकेशन आता है वो आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज में आता है। जिस तरह आपकी एनटीपीसी एक कैटेगरी है, इसी तरह एक आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी भी एक कैटेगरी है, तो उसमें आपको ये भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर देखेंगे सभी पीएसयू कंपनीज, भैया आपने नाम सुना होगा, भेल, गेल, है ना, जितनी भी आईओसी, एनएचपीसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी जो पीएसयू कंपनीज हैं जिनमें सरकार अपना प्रतिनिधित्व रखती है, जिसमें 51% सरकार का हिस्सा रहता है, यानी सरकारी कंपनी आप इसे कह सकते हैं, जिनमें नवरत्न रहती हैं, महारत्न रहती हैं, ये सारी कंपनियां सभी के, क्योंकि संविधान के मुताबिक मानना है। मैंने आपको बताया कि आपकी जो भर्ती है, बाकी सारी भर्तियां आपको क्या दिखाई देंगी? कोई भी डिपार्टमेंट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भर्ती करेगा। मान लो बैंक को आपके अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसे क्या भर्ती करनी चाहिए? क्लर्क भर्ती करनी चाहिए, पीओ भर्ती करनी चाहिए। लेकिन जो हम जिस भर्ती परीक्षा की आपके साथ आज चर्चा कर रहे हैं, ये संवैधानिक दायित्व
दायित्व है, हर एक डिपार्टमेंट को रखना उसकी मजबूरी है। संविधान में लिखा हुआ है कि आपके पास एक संविधान के मुताबिक एक ट्रांसलेटर इतनी स्ट्रेंथ पर, इतने बिजनेस पर, बैंक में कंपनी के पास इतने बिजनेस पर, सरकारी कार्यालय में उसकी स्ट्रेंथ पर निर्धारित किया गया है। मतलब आपके लिए, उसके लिए इच्छा नहीं है कि वो रखे या ना रखे, उसकी मजबूरी है कि उसे रखना ही होगा। मींस इसकी भर्ती आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए हर एक आदमी, हर एक नागरिक भारत का वो उसके लिए एक कंपल्सन बन जाता है, एक प्रकार का जिम्मेदारी बन जाती है कि मुझे अपना संवैधानिक दायित्व जो है उसको पूरा करना ही है। इसलिए आपको सारी की सारी पोस्ट जिनके बारे में बता रहा हूं रेगुलरली देखने को मिलेंगी। कुछ में कुछ गैप के बाद आएंगे, क्योंकि देखिए कंपनी है, मान लो बड़ी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, उसमें यदि किसी ने 1 साल के लिए भर्ती कर लिया तो अगले 1-2 साल हो सकता है गैप हो जाए, लेकिन जो ऊपर की 2-3 वैकेंसीज हैं वो आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। आगे बात करें पीएसयू कंपनी की, मैं बात कर रहा था, यहां पर आपको राजभाषा अधिकारी या हिंदी अधिकारी, हिंदी ऑफिसर के नाम से जाना जाता है इस पद नाम को। इसमें भी एमए और डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, कई बार ये एक्सपीरियंस भी मान लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। कम से कम 4800 से शुरू होता है और 5400 तक इसका ग्रेड पे जाता है। इनिशियल स्टार्ट की बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने इशारा किया था कि जब आप सैलरी सुनेंगे तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे, कितनी अच्छी सैलरी भी दी जा सकती है क्या एक नॉर्मल एग्जाम को क्रैक करने के बाद। उसके बाद सारी की सारी जो कंपनी है वो खुद इसका एग्जाम लेती है, जिसका आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मैंने एनएचपीसी में एग्जाम दिया था, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाली जो कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, और लगातार दूसरे साल उसको ये अवार्ड मिला है कि वहां पर लोग इच्छुक हैं काम करने के, है ना। ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड वर्ल्ड की एक संस्था है वो उसको देती है, और उसमें हमने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की थी। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, तो देखिए कितने बड़ा वो रहा होगा। और आप इस एग्जाम को, ऑल इंडिया रैंक तो छोड़ दीजिए, करीब 11 वैकेंसी थी उस समय उसमें, और 11 वैकेंसी में करीब 9 या 10 बच्चे ही जो है वहां पर पहुंच पाए थे। मतलब लोगों को जानकारी कम रहती है, जानकारी रहती भी है तो फिर उसमें अपियर नहीं होते हैं, अपियर होते हैं तो फिर एग्जाम को उस लेवल पर देख नहीं पाते हैं कि हम उसको क्रैक कर पाए। तो आपकी जानकारी के लिए टीचिंग एक ऐसा चैनल है हमारा आरडब्ल्यूए का, जहां पर कम से कम पीजी वाले तो है ही हैं, क्योंकि अगर आप टीचर बनने की राह पर हैं तो बीएड किए हुए और बीए किए हुए तो है ही हैं बच्चे, तो क्यों ना आपको इस तरफ भी ये रास्ता भी दिखाया जाए। आरडब्ल्यूए की तो कोशिश है, आपको, हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपको किसी ना किसी तरह एक सरकारी जॉब दिलाना, तो चाहे वो किसी भी तरह की हो। टीचर बन गए बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं बन पा रहे हैं, एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए एक नया अवसर लेकर आया है, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय आपने सुना होगा, केवीएस, इसके पास भी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर होते हैं, एमए और डिप्लोमा चाहिए होता है, पे लेवल 6 की जॉब है। आपको सीबीएसई देखने को मिलेगा, आपको इंडियन पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे, एमए और डिप्लोमा चाहिए होता है। 4800 ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि गेजेटेड पोस्ट के बराबर मानी जाती है, यानी आपको इसी एग्जाम के थ्रू गेजेटेड पोस्ट का भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी वो पोस्टें हैं, ये सारे वो अफसर हैं जो आपको एज ए ट्रांसलेटर यदि आप चुनते हैं, इनमें से किसी विभाग में जाते हैं, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। अब इसमें से ये बात करेंगे कि कौन सी रेगुलर है, कौन सी इरेगुलर है। देखिए एसएससी हर साल कंडक्ट करता है अपने एग्जाम, एसएससी सीएसटी 2026 के फॉर्म भरे जा चुके हैं, आपको बेसिकली अवेयर करने के लिए ये वीडियो है। उसके बाद एसएससी सीएसटी के थ्रू ये दोनों आएंगी। आईबीपीएस एसओ हर साल निकालता है, अभी जो लेटेस्ट आपके पास है जिसमें किसी डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, वो लेटेस्ट आपको यही देखने को मिलेगा। हम इसको ही टारगेट करेंगे आपके हिसाब से। इसमें केवल एमए चाहिए होता है, कौन सी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बताया जा रहा है। तो आईबीपीएस इसको कंडक्ट करेगा और इसका नोटिफिकेशन आपको 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बच्चों इस नोटिफिकेशन का जरूर ध्यान से रखिएगा, और जैसे नोटिफिकेशन आता है हम एक डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे, किस हिसाब से तैयारी कराई जाएगी वो भी आपको समझाया जाएगा। तो ये बेसिक हमने आपको सारे अवसर बता दी, कहां कहां आपको अवसर देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया अनुवादक भर्ती कर रहे हो तो अनुवाद करने का अर्थ क्या हुआ, क्या वो उसको काम क्या करना होगा, तो क्या उसका हिंदी में अनुवाद करना ही एकमात्र काम रह जाएगा। तो नहीं मित्रों, इसका जो काम है वो थोड़ा सा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल इन द सेंस आपको अंग्रेजी से हिंदी तक अनुवाद करना ही है, ये आपका प्राइमरी टास्क है। इसके अलावा राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना भी आपकी जिम्मेदारी में आता है। वो कैसे करेंगे जी, तो आपको कार्यशाला यानी पढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं आपको बेसिकली जोड़ना चाहता हूं कि आपको ट्रेनिंग देनी है उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को, उन एस्पिरेंट्स को, या फिर कहेंगे उन एम्प्लॉइज को जो लोग हिंदी थोड़ा कम जानते हैं, साउथ इंडियन है या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, तो आपको हिंदी को पढ़ाने का मौका मिलेगा। उनको सिखाना है हिंदी की टाइपिंग बताना है। बेसिकली जो उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि वर्तमान सरकार हिंदी के प्रति थोड़ी सी ज्यादा डेडिकेटेड है, तो हमारे पास चांसेस ज्यादा हैं, सुनहरा अवसर है अपने आप को सिक्योर करने का एक बढ़िया सी जॉब। तो केवल अनुवाद करना नहीं, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, कार्यशालाएं आयोजित करवाना, उसके अलावा अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हिंदी लाइब्रेरी मेंटेन करना, इन सब के बारे में भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, फिर कहां है रोजगार के अवसर। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि रोजगार के अवसर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सारे मंत्रालय आपके लिए हाजिर हैं, सारे अधीनस्थ कार्यालय आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप जो भी चाहें, जिस हिसाब से मेरिट में रहेंगे उस हिसाब से आपको आपकी पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। तो मंत्रालयों में किसके थ्रू जाएंगे आप एसएससी सीएसटी के थ्रू जाएंगे। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, फुल फॉर्म क्या है भैया, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर। तो यदि मंत्रालय में जाना चाहते हैं तो आपको यहां इवेंट देखने को मिल जाएगा।
और कहाँ है बैंकों में, बैंकों मैंने बता दिया सारे के सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं 12 हैं, तो 12 के 12 आईबीपीएस इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा, आईबीपीएस इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा, और इसमें जो स्पेशल एग्जाम होगा वो एसओ होगा। इसी के इक्विवेलेंट एक दूसरा होता है पीओ, तो पीओ के फॉर्म जो होते हैं उसी के साथ साथ एसओ के फॉर्म भी आते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट में जल्दी ही देखने को मिलेगा, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा भाई, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें किसी स्पेशल डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, बस एमए हिंदी से होनी चाहिए आप। तो अगर आप एमए हिंदी से हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगला देखेंगे रेलवे में कहाँ है, रेलवे में मैंने बता दिया कि आरआरबी इसको कंडक्ट करेगा और आप कहलाएंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके भी फॉर्म भरे जा चुके हैं इस वर्ष के लिए, तो अगले वर्ष के लिए वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सीएन के हिसाब से चलता है, आपने देखा होगा एलपी का आया था, ग्रुप डी का आया था, और अब आपको देखने को मिलेगा अगले वाला जो उसमें कि एनटीपीसी चल रहे हैं, फिर हमारा भी आइसोलेटेड कैटेगरी में आता है। ध्यान रखिएगा जैसे ही आता है तो निश्चित रूप से आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। अगला देखेंगे अन्य जगह मैंने आपको बता दिया सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर पीएसयू जिन्हें बोलते हैं। उसके बाद केवी का नाम मैंने आपको बता दिया था, केवीएस है, सीबीएसई है। उसके बाद एम्स में देखने को मिल सकती है आपको, एम्स की तो अभी निकली हुई है। तो ये सारी भर्तियां भी आपको 1-2 साल के अंतर पे देखने को मिलती रहेंगी। तो जरूरी नहीं है कि आप एक साल में ही कोई चीज को वो करें, आपके पास 3 ऑप्शन तो रेगुलर मिल ही गए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, ये तीनों आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा छिटपुट वैकेंसी भी लगातार आती रहती है, हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी जरूर आती है। इसके लिए कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब आते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट पर कि अगर आपको सारे के सारे एग्जाम आपको टारगेट करने हैं तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगी और आपको उसके किस हिसाब से तैयारी भी लेकर चलनी है। तो बस आपके पास क्या होना चाहिए भैया, अगर आप एमए हिंदी से हैं या संस्कृत से हैं और इंग्लिश में आपने बीए पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, उसी को क्लियर करते हैं। मैंने कहा एमए हिंदी से होना चाहिए या संस्कृत से होना चाहिए, और आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट बीए में किसी एक वर्ष भी, चाहे कंपलसरी चाहे इलेक्टिव आपने पढ़ा है, तो भैया आप एसएससी के लिए एलिजिबल नहीं है, बैंक के लिए एलिजिबल है, रेलवे के लिए एलिजिबल नहीं है, और अदर्स के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो यहां पर केवल और केवल बैंक वाला जो आपको बताया मैंने आपको, जिसमें किसी डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए एमए हिंदी से हो या संस्कृत से हो, और इंग्लिश में एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, वो चाहे इलेक्टिव हो, चाहे कंपलसरी हो, चाहे वो क्वालिफाइंग हो, किसी भी तरह का हो, बस अंग्रेजी आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर में या सेमेस्टर में, तो आप भैया बैंक के लिए एप्लीकेबल हैं। और इसका नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि अभी 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा इस साल का नोटिफिकेशन, तो आप जल्दी से इसको नोटिफिकेशन जैसे ही आता है एक डिटेल वीडियो उसमें बारे में भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं कि एमए हिंदी का रखा है, इंग्लिश है आपके पास बीए में, और आपने पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जिस डिप्लोमे की हम बात कर रहे थे, या आप कहीं से 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं, किसी सरकारी विभाग में रहते हुए आपने ट्रांसलेशन करवाया है। ये उन लोगों के लिए जो पहले से वर्किंग है किसी उस पे और अपना विभाग बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रहेगा कि आपने एमए हिंदी का रखा है, इंग्लिश में आप इंग्लिश पढ़ी आपने बीए में, और पीजीडीटी पे का रखा है, तो फिर आप सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, फिर आपको किसी की सोचने की जरूरत नहीं है, चारों वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल आंख मीच के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीजें आपके पास वो रहेगी। उसके बाद आपके पास आता है एमए इंग्लिश है, हिंदी बीए में है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रखी है, और पीजीडीटी वगैरह आपने कर रखा है, तो भी आप बैंक को छोड़कर बाकी सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्योंकि बैंक क्या मांगता है, बैंक मानता है एमए हिंदी या संस्कृत से, बाकी किसी और सब्जेक्ट वाले वहां एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाकी और सब्जेक्ट के हैं तो फिर आप बाकी 2 वैकेंसी के लिए आराम से एलिजिबल हैं। आपको एडिशनल क्या करना होगा, पीजीडीटी करना होगा। इसकी भी सॉल्यूशन आपको बता के जाएंगे आज। देखिए इग्नू ने क्या कर रखा है, अभी जुलाई सेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो इग्नू से आप घर बैठे ये डिप्लोमा कर सकते हैं। बस लास्ट में आपको जाके एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, और आपके पास एक डिप्लोमा आ जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसी तरह की पूरी क्वालिफिकेशन आपको पूरी समझा दी है मैंने, किसमें यस नो लिखा हुआ है वो आप बेसिकली डिटेल के साथ देख सकते हैं, ये हम पिंग भी करवा देंगे उसको कमेंट में। तो बेसिक क्वालिफिकेशन मेरा कहने का मतलब ये था कि आप एमए हिंदी और अंग्रेजी से हैं फिर तो आप सेफ हैं, फिर तो कोई दिक्कत सोचने की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक को छोड़ के बाकी के लिए पीजीडीटी करना होगा। पीजीडीटी करने का समाधान आपने आपको बता दिया है, इग्नू से आप कर सकते हैं, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, आप जोन सा चाहे कर सकते हैं, दोनों लागू हैं। या फिर पहले से कहीं किसी विभाग में कार्यरत हैं तो 2 साल का आप ट्रांसलेशन का डिप्लोमा बनवा लीजिए। ये मैं उन लोगों की ओर इशारा कर रहा हूं जो आर्मी में सेवा दे रहे हैं, किसी से सैन्य सेवा में सेवा दे रहे हैं। जैसे हम खुद, हमने क्या है 15-16 साल ट्रांसलेशन का काम किया है, तो हमने फट 2 साल का डिप्लोमा बना लिया। हालांकि हमने पीजीडीटी भी पहले से किया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो इस तरह का अपना जो इस्तेमाल है, अपने जो सेवाएं दी हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। आप वहां से एक डिप्लोमा बनवाकर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। जो लोग आर्मी में है, सर्विसमैन बनना चाहते हैं, रिटायर होकर इस जॉब को पाना चाहते हैं, ये इशारा आपकी तरफ भी है, आप चाहें तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको क्वालिफिकेशन के तौर पर देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न की ओर। एग्जाम पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि एसएससी जो है पेपर 1 और पेपर 2 लेती है,
पेपर 1 और पेपर 2 लेती है। इसका पेपर 1 जो है एमसीक्यू बेस्ड होता है, पेपर 2 पूरा जो है ट्रांसलेशन और उसके साथ डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। अगर बैंक की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस में होता है। ये पेपर 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, पेपर 1 होता है। फिर पेपर 2 होता है जिसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में भी जुड़ते हैं, और फिर लास्ट में आपको एक इंटरव्यू भी देना होता है जिसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। ये इस तरह का पेपर पैटर्न आपको बैंक में देखने को मिलेगा। रेलवे में पेपर 1 होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, पेपर 2 होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन फायदे की बात यह है कि ये केवल क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करना है ओनली। जैसे आप क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट का जो निर्माण होगा वो पेपर 1 के नंबर से होगा, उनके अंकों से आपका किया जाएगा। और लास्ट में अदर्स सभी का अपना अपना रहता है, लेकिन बेसिक आइडिया आप इन 3 से ले सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपको राजभाषा से संबंधित, जैसे मैंने बताया आपको राजभाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो वो आएगा ही आएगा। उसके बाद अनुवाद का कार्य आएगा ही आएगा सभी में, है ना। और व्याकरण, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की व्याकरण, ये आपको कॉमन चीजें हैं जो आपको किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप अनुवाद की, ये तीनों चीजें आपको कॉमनली देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जी जी। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं। मैम आपको निश्चित रूप से आपकी पुरानी टीचर हैं, तो आपको समअप करने के लिए आपको बता देते हैं कि हमने इसकी तैयारी कहां शुरू करवा दी है और आप एक डेमो के तौर पर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है उसकी जानकारी कहां से ले सकते हैं। तो मैम जैसे ही चैनल ओपन कर रही हैं आपको लिए चलते हैं उसी की ओर। यूट्यूब पे क्लिक कर लीजिए। ये क्रोम नहीं है? क्रोम का है। इंस्टॉल नहीं है क्योंकि इसके वो बना होता ना आइकन। अच्छा, आगे सारे ही क्लोज कर लीजिए एक बार। जी बच्चों 1 सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। कोई बात नहीं, मैं ऐसे आप करिए बात, मैं करने की कोशिश करता हूँ। नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए। शायद अभी इस पे इंटरनेट का फ्लो नहीं होगा, है ना, ऐसा हो जाता है कई बार। तो अभी आपको कुछ बातें तो सर ने बता दी हैं प्रोफाइल के बारे में और तैयारी के बारे में। आपको पता ही है कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना भी है ना, स्टेनो RWA। ठीक है, क्या नाम है चैनल का? स्टेनो RWA। और इस स्टेनो RWA पर ऑलरेडी, ठीक है, 4 सेशंस 23 जून से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, जिसको भी एग्जाम का पैटर्न, सब्जेक्ट का क्या स्टैंडर्ड है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ये सब जानना है तो स्टेनो RWA जो आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको जा करके आप विजिट करिएगा। 23 जून से क्लासेस शुरू हुई हैं, अभी यूट्यूब ओपन हो नहीं रहा है। 1x शॉर्ट्स के मीडियम से हम आपको किस तरह से आपको वो क्लासेस मिलेंगी, कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे, इस पर इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जिसका भी MA है या जो भी अभी सर ने क्वालिफिकेशंस बताई हैं, जहाँ पर भी आप एलिजिबल होते हो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बाद में आपको परेशानी हो, ठीक है, तो जितनी भी ये वैकेंसीज, सॉरी जितनी भी ये क्वालिफिकेशंस है, किसी भी वेरिएशन के अंदर आप आ रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा। जहाँ पर भी लगता है कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टीचिंग की वैकेंसीज उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं आती हैं, इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है 2022 का ही लगा लीजिए, टीजीटी का एग्जाम 2026 में हुआ है। ये हर साल आने वाली वैकेंसीज हैं, और हर साल आने का मतलब है कि आप अगले ही साल यानी कि 2027 में भी आपको जॉब मिल सकती है। और प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जल्दी ही, ठीक है, सारी स्टेजेस को फुलफिल किया जाता है। ठीक है, हमारी जो टीचिंग की तरह नहीं है कि डिले किया जाए, एक बार एक डेट लिख दी तो उसी दिन होगा। सबसे ज़्यादा तरीके से और स्पीड में जो काम करता है वो बैंक करता है। अगर उसने लिख दिया इस दिन पर ये वाला एग्जाम है, तो फिर बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, सुनामी आ जाए, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आ भी जाए तो भी ये एग्जाम जरूर कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर
आपका कोई भी सवाल है, ठीक है, आशुतोष सर आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। इस वीडियो के नीचे, सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो और आपकी एक जो बीच में एक दुविधा है कि आप अभी तक नहीं सरकारी नौकरी ले पाए हैं, उसमें हम आपको सफल बनाने में आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर इन तीनों प्रोफाइल से, यानी कि जो अभी आपने सर से सुना कि एसएससी में भी आती है, रेलवे में आती है या बैंक में वैकेंसी आती है, यहाँ पर भी कोई डाउट आता है कि इस पर एक पूरी वीडियो बना दीजिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दीजिए या कुछ भी होगा, तो हम स्टेनो वाले चैनल पर उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे और आपके उस कमेंट का जवाब दे देंगे कि स्टेनो के चैनल पर इस पर वीडियो आ चुकी है, आप जाकर के देख लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे आगे की क्लासेस में। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते बच्चों।